हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। जैसे कि हम जानते हैं कि वायु हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। ठीक, इसको जो है हम कई बार देखते हैं। क्या देख पाते हैं? कई बार जैसे हवा में जैसे हम कपड़े धूप में डालते हैं तो वो सूख जाते हैं, वायु के कारण सूख जाते हैं। पेड़ों पर जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, हम देखते हैं वो क्या होते हैं, हिलते रहते हैं। किसके द्वारा हिलते हैं? वायु के द्वारा ही हिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक जो है हम यहाँ पर बढ़ चुके थे। चलिए एक ओवरव्यू लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। चलिए, तो अपने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? एयर के यानी कि वायु के कुछ गुण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? वायु का गुण क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। कौन सी गैसों का मिश्रण है? क्या है? एक गैसीय मिश्रण है। ठीक, क्या है? गैसीय मिश्रण है। अब किस किस कौन कौन सी गैस या क्या क्या इसके मिश्रण में होता है? देखो ये कई पदार्थों का मिश्रण होती है। ठीक, जैसे कि हमारे पास है हमारी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जल वाष्प, धूल, धुआं आदि। और भी चीजें होती है ना, अन्य और भी गैसें होती हैं। तो इन चीजों से के मिश्रण से क्या बनती है? हमारी वायु बनती है। चलो, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना होता है हमारे पास? 78% हमारे ये वायुमंडल में होता है। ठीक, आगे ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है 21%। ठीक, बाकी की ये जो सारी गैसेस हैं ये कितना होती है? 1%। कितनी पाई जाती है? 1%, यानी कि इनकी जो परसेंटेज है वो क्या है? सबसे कम होती है। ठीक, चलो ये भी हम देख चुके थे। आगे एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर किया था, जिससे हमने यह सिद्ध किया था कि वायु जो है उसका कुछ वजन होता है और वो क्या करती है? जगह घेरती है। उसका वजन होता है और जगह घेरना, जगह भी घेरती है। ठीक, चलो आगे इस प्रकार हमने क्या पढ़े थे? इसके गुण पढ़ लिए थे कि नीडेड फॉर बर्निंग, यानी कि जलने में सहायता करता है। ठीक है, जलने में सहायता करता है, जलने में सहायक होता है। एक्सर्ट प्रेशर, यानी कि दबाव डालना, दबाव डालता है। ठीक है, हैज वेट, यानी कि वजन होना। वजन होना, इसका कुछ ना कुछ वजन होता है। ठीक, इसके अलावा ऑर्डरलेस, यानी कि गंधहीन, इसकी कोई गंध नहीं होती। टेस्टलेस, यानी कि स्वादहीन।
इसका कोई स्वाद नहीं होता। और स्मेललेस मतलब भी क्या होता है, गंधहीन, इसकी कोई गंध नहीं होती। कलरलेस होगा यहाँ पे, कलरलेस, कलरलेस यानी कि रंगहीन, का कोई रंग नहीं होता। ठीक। एक और हमारे पास इसका ये हो सकता है, जो कि क्या है, ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। ठीक। कैसी होती है, पारदर्शी होती है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ गुण थे वायु के, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। आगे फिर हमने पढ़ा था कि वायु जो है किस किस चीज से बनी हुई होती है। ये हमने इस प्रकार यहाँ पर लिख लिया था कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल है, धुआं है, जल वाष्प है और अन्य गैसें हैं। ये सारी ही कितने हैं, 1%। ठीक। आगे बढ़े। हमने नाइट्रोजन के गुण पढ़े थे, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टीज थी इसकी, एक तो ये ब्रीदिंग के लिए बिल्कुल भी क्या है, एसेंशियल नहीं है। ठीक। दूसरा, ये क्या होता है, घुलनशील होता है, लेकिन स्लाइटली, थोड़ा सा घुलनशील होता है। नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन। अब प्लांट्स को ये चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है नाइट्रोजन, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक। अगला, डू नॉट सपोर्ट बर्निंग, यानी कि जलने में सहायता नहीं करना, यानी कि ये जलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये कोई सहायक नहीं होता। आगे बढ़े। आगे हमारा ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ठीक, कि ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक। तो ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, सबसे पहले ये जलने में क्या करता है, सहायता करता है, सहायक होता है। दूसरा, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जल में क्या होता है, हल्का फुल्का सॉल्युबल यानी कि घुलनशील होता है। ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और अगली चीज थी कि एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग, एक्सहेल और इनहेल जो हमारा होता है। एक्सहेल यानी कि सांस बाहर छोड़ना, इनहेल यानी कि सांस अंदर लेना। तो ये जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है। और ये हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, एसेंशियल रोल प्ले करता है। यहीं पर एक छोटा सा हमने ये पढ़ा था कि हम जो है मानव या जितने भी प्राणी हैं जो जल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। ठीक, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। चलिए आगे बढ़े। आगे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था कि ना तो ये जलने में कोई सहायता करता है, ना ही जलता है। ये थोड़ा बहुत क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ये पेड़ पौधों द्वारा चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, ये पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। अगला, ये स्लाइटली सार इंटेस, यानी कि हल्का क्या होता है, खट्टा ये स्वाद में होता है। ठीक। ये कहाँ से निकलती है कार्बन डाइ, जब भी कोई फ्यूल क्या करता है, फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होना यानी कि कोई भी जब हमारा ईंधन है, जब वो जलता है तो क्या निकलती है, जब ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकलती है। जब भी कोई ईंधन जलता है तो वहां से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसीलिए हमने देखा होगा कि जब अगर कोई बंद कमरा है तो वहां पर अगर हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं, तो क्या थोड़ा देर बाद क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, बंद कमरे में आग जलाते हैं, कि कुछ समय बाद हमें घुटन घुटन से महसूस होने लगती है। अब घुटन क्यों महसूस होने लगती है, इसके दो कारण है। एक, कमरा बंद है तो कमरे में जितनी ऑक्सीजन है, वो जो हमारा ईंधन है, वो उससे क्या करेगा, जलने की प्रक्रिया करेगा। जलने की प्रक्रिया में सारी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, यूज होने लग जाएगी। ठीक। अब जब ईंधन जल रहा है तो उससे क्या निकल रही है बाहर, देखो इस प्रकार, अगर कोई ईंधन है यानी कि ये लकड़ियां हैं, ठीक, ये लकड़ियां क्या कर रही हैं, जल रही हैं।
ठीक, जल रही है तो ये किसकी मदद से जल रही है? ऑक्सीजन की मदद से जल रही है। ऑक्सीजन की मदद से ही तो बर्निंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलो ऑक्सीजन की मदद से ये जल रही है और बाहर क्या छोड़ रही है? बाहर जब ईंधन जलता है तो क्या छोड़ती है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रही है। ठीक है, तो अगर हम एक कमरे की बात करें तो कमरे में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है या थोड़ा बहुत ऑक्सीजन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो है हल्का फुल्का कहीं और से भी आ रही है, तो वो क्या करेगा? ये लकड़ियां जो है जल रही हैं वो उन्हें यूज करेंगी उस ऑक्सीजन को। ठीक, और क्या बाहर निकलेगा वहां से? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो धीरे धीरे उस कमरे में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, घुटन घुटन सी महसूस होने लगती है। जिस कमरे में आग जल रही है अगर वो कमरा बंद है, ठीक, तो घुटन महसूस होने लगी है। तो अगर फिर भी अगर हम उस कमरे से बाहर नहीं गए तो क्या हो सकता है? बेहोश हो सकते हैं। ठीक है, कई बार जो है लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके दो कारण है। पहला कारण, जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो जाती है यानी कि ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की वहां पर कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों? बर्निंग में ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, तो ऑक्सीजन लेकर के ये जलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। तो दो कारण होते हैं घुटन के, कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया? बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं, आग जलाते हैं अंदर कहीं, तो हमेशा खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि ऑक्सीजन क्या होती रहे? ऑक्सीजन अंदर बाहर, मतलब ऑक्सीजन क्या हो? हमें मिलती रहे। ठीक, चलिए, तो ये भी हमने पढ़ लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। आगे बढ़े, अब उसके बाद हम धुआं, धूल और जल वाष्प के बारे में पढ़ रहे थे। धुएं के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जब भी हम किसी ईंधन को जलाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, तो वहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये हमने अभी पीछे पढ़ लिया था। ठीक, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा क्या निकलता है? वहां से स्मोक यानी कि धुआं भी निकलता है। अब ये धुआं है, ये बड़ा ही हानिकारक होता है। इससे जो है हमें क्या हो सकती है? रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी कि सांस की जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि अस्थमा है, तो इस प्रकार की बीमारियां इससे धुएं के कारण होती है। ठीक, ये धुआं आता कहाँ से? जब भी कोई ईंधन जो है वो जलता है, जब भी कोई ईंधन जलेगा तो वहां पर क्या होगा? धुआं निकलेगा। और इससे क्या होती है? हमने कहा कि सांस की बीमारियां होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो धुआं है इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे सूक्ष्म धूल के कण होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे कहाँ जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं। ठीक, जिसके कारण क्या करते हैं? ये अनेकों अनेक बीमारियां हमें देते हैं। ठीक, और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? ये बहुत ही हानिकारक है। हानिकारक तो हो गया ना, क्योंकि इससे हमें बहुत सी बीमारियां मिल रही हैं। ठीक, चलिए, तो ये इतना पढ़ा था हमने स्मोक के बारे में। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, तो उनमें क्या किया जाता है? उनमें जैसे रसायनों का, केमिकल्स का ज्यादा काम होता है। ठीक, और स्मोक भी वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस होता है यानी कि धुआं भी वहां पर ज्यादा निकलता है, ज्यादा बनता है। इसीलिए वहां पर जो है बड़ी बड़ी चिमनी लगाई जाती है। तो बड़ी बड़ी चिमनियां क्यों लगी होती हैं? कि जितने लोग वहां काम कर रहे हैं उन्हें कोई नुकसान ना हो धुएं से। इसीलिए चिमनी द्वारा सारा धुआं जो है कहाँ फेंक दिया जाता है? ऊपर आकाश में फेंक दिया जाता है, जिससे नीचे जो काम कर रहे लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उनको तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब वो चिमनी का धुआं जो है ऊपर आकाश की तरफ छोड़ दिया जाता है, तो उससे वहां रहने वाले जो हमारे पंछी होते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान नुकसान होता है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हम पढ़ चुके थे कि उनको क्या होता है? बहुत नुकसान होता है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? कि ऐसा ईंधन हमें उपयोग में लाना चाहिए जिसमें क्या हो? धुआं या पॉल्यूशन बहुत कम हो, यानी कि जिसके कारण ऐसा फ्यूल या ऐसा ईंधन हमें उपयोग करना चाहिए जिससे ज्यादा धुआं ना निकलता हो और ना ही ज्यादा प्रदूषण होता हो। तो इससे हम भी बचे रहेंगे और पंछी भी बचे रहेंगे, उनको कोई परेशानी, कोई हानि नहीं होगी। ठीक है, चलिए, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी धूल के बारे में। तो धूल, जो हमारी एयर है वहां पर धूल के छोटे छोटे कण जो हैं वो मौजूद ही होते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा था कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे रूम में जाते हैं, अगर हम इस रूम में हैं, ठीक है, इस रूम में क्या है? बिल्कुल अंधेरा है। हमें क्या करना है? एक रूम को पूरे अंधेरा कर देना है, पूरे रूम में कर्टन्स, पूरे पर्दे लगा देने हैं। फिर हम क्या देखेंगे? उस
कमरे में कोई खिड़की हो या हम टॉर्च जला करके जहां पर किरणें आएंगी सूरज की, वहां पर हमें क्या दिखेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दिखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स है ना, यानी कि ये जो कण है, सूक्ष्म कण है, जो हमें धूप में ही दिख रहे हैं सिर्फ, और या फिर हम अगर टॉर्च करते हैं अंधेरे कमरे में तो भी हमें वो दिखते हैं, नृत्य करते हुए छोटे छोटे सूक्ष्म कण। तो वो ही क्या होते हैं? वही हमारे डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल के कण होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये धूल के कण भी बड़े क्या होते हैं? बहुत ही हानिकारक होते हैं कई बार। अब हानिकारक कैसे होते हैं? क्योंकि जैसे हमें कई बार कहा जाता है कि हमें जो है, हमारे अभिभावक हमें कई बार कहते हैं, आप कई बार कहते होंगे कि सांस जो है कभी भी मुंह से नहीं लेनी चाहिए, हमेशा नाक से लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि वायु में ये सूक्ष्म कण होते हैं, है ना, ये सूक्ष्म धूल के कण होते हैं। जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ये सूक्ष्म जो कण है हमारे कहाँ जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं डायरेक्ट, जिससे ये हमारे कहाँ चले जाते हैं? लंग्स में जा सकते हैं, और हमें क्या हो सकती है? और भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, और भी कई बीमारियां हो सकती है। ठीक है, इसीलिए जो है हमें सांस हमेशा नाक से लेनी चाहिए, नोज से हमें हमेशा ब्रीद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नोज के अंदर, नाक के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं, है ना, टाइनी हेयर्स होते हैं। उन हेयर्स में क्या होते हैं? जो हमारे धूल के सूक्ष्म कण होते हैं वो उन बालों में फंस जाते हैं, और जो वायु है, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं, कण तो यहाँ पर नाक के बालों में फंस जाते हैं, और जो एयर है वो प्योरीफाई होकर के, साफ होकर के हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है, जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता, जिसके द्वारा हमें कोई डिजीज नहीं लगती। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि नाक से सांस लेनी चाहिए, क्योंकि वायु में जो है ये धूल के कण मौजूद होते हैं, सूक्ष्म धूल के कण। ठीक, चलिए तो ये भी हमने पढ़ लिया था। अगला हम पढ़ रहे थे जलवाष्प। जलवाष्प भी हमने पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था कि जलवाष्प भी यानी कि वाटर वेपर, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी क्या होती है? हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है? वायु में प्रेजेंट होती है, वायु में उपस्थित होती है वाटर वेपर। अच्छा, इसको हम कैसे जानते हैं? जैसे कि अगर हम फ्रिज से कोई क्या निकालें, एक गिलास, एक नॉर्मल गिलास लें हम, नॉर्मल गिलास में हम कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दें। क्या डाल दें? बर्फ के टुकड़े डाल दें। अब थोड़ा देर बाद हम क्या देखेंगे कि इसके यहाँ से क्या है, गिलास के बाहर से लिक्विड पानी की जो है बूंदे देखने को मिलेंगी, हल्का हल्का गीला या बाहर से गिलास होने लगेगा। अब आइस की जो क्यूब्स थी, यानी कि बर्फ के जो टुकड़े थे, वो तो हमने गिलास के अंदर डाले, तो बाहर से गिलास कैसे गीला हो गया? बाहर उसके कैसे पानी आता है? बाहर से हमें ये बूंदे जो है, पानी की बूंदे कैसे देखने को मिलती है? ये संघनन यानी कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, क्योंकि वायु जो है, वायु तो नॉर्मल है अभी, ठीक है, अभी नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे है। ठीक, अब ग्लास जो है वो, जब हम उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं तो गिलास का तापमान गिर जाता है, और गिलास जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक, अब गिलास बहुत ज्यादा ठंडा है तो आसपास की वायु जो है वो इस पर टकराती है, वायु इस पर क्या करती है? गिलास के बाहर से टकराती है। अब वायु में जलवाष्प होता है, जलवाष्प तो होता है, अभी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो जब वो जलवाष्प इस पे टकराती है, ठंडे गिलास पे टकराती है, तो क्या होती है? तब वो लिक्विड में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। पहले तो वेपर में है, वाष्प है, और जब वो इस ठंडे उसमें बर्तन में टकराती है तो वो लिक्विड में यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हमें यहाँ पर पानी देखने को मिलता है, और इसे संघनन कहा जाता है, यानी कि कंडेंसेशन की प्रक्रिया इसे कहा जाता है। जैसे हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने एक केटल ली, यानी कि एक केतली ली, उसमें पानी गर्म किया। ठीक, तो केतली का इस प्रकार से मुंह होता है, तो इस मुंह से क्या निकल रही है? भाप निकल रही है, और उसके ऊपर हमने एक बर्तन रखा, और एक प्लेट रख सकते हैं या कोई भी और बर्तन रख सकते हैं, और बर्तन के ऊपर क्या रखे? हमने बर्फ के टुकड़े रखे हैं। ठीक, बर्तन के ऊपर बर्फ के टुकड़े रखे हैं, यानी कि वो बर्तन क्या हो गया? बहुत ठंडा हो गया। अब यहाँ से भाप आएगी, भाप तो कैसी होगी? देखो, गर्म होगी भाप। ठीक, अब भाप जो है इस ठंडे बर्तन पर, प्लेट, बर्तन या मेटल, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठंडे बर्तन पर टकराएगी भाप।
ठीक, जब भाप इस पर टकराएगी तो भाप क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी कूल डाउन हो जाएगी और लिक्विड बन के इस तरीके से बूंद बन करके नीचे गिरने लगेगी। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कंडेंसेशन यानी कि संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, इसको आप एक बार और देख लें। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे, हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो मानव हैं, इनके अलावा जल में रहने वाले प्राणी हैं, मिट्टी के अंदर यानी कि मृदा के अंदर रहने वाले प्राणी हैं, ठीक, और भी हमारे क्या है, बर्ड्स हैं। तो सभी सबको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है सांस लेने के लिए। ठीक, तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कैसे हो रही है, कैसे जो है इसका ये बना हुआ है कि ऑक्सीजन जो है हमें मिलती रह रही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही। ये किस कारण होता है, देखो ये होता है हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच की जो रिलेशनशिप है, प्लांट्स और एनिमल के बीच की जो रिलेशनशिप है, जो उनके बीच का जो क्या है, हम कह सकते हैं संबंध है, उससे जो है ये ऑक्सीजन मेंटेन रहती है हमारे वायुमंडल में। अब कैसे, चलिए इसको देखते हैं। वी लर्न इन चैप्टर 7। अब देखो चैप्टर जो 7 चैप्टर था वहां पर हमने क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि ये इन दिस प्रोसेस plants make their own food and oxygen is produced along it. Plants inhale carbon dioxide and inhale oxygen। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वहां पर जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। भोजन बनाने के साथ साथ और क्या चीज बनाते हैं, ऑक्सीजन भी वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है, ऑक्सीजन भी बन जाती है। ठीक है, जब प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं तो साथ में क्या बन जाती है, ऑक्सीजन भी बन जाती है। ठीक, प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन, यानी कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते, इनहेल करते हैं, लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। ठीक, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू दिस, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो इसी द्वारा क्या है, मेंटेन है। तो जो हम ह्यूमंस हैं यानी कि मानव हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, और भी जो हमारे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक, और क्या एक्सहेल करते हैं, क्या छोड़ते हैं बाहर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या बन जाती है, इनके बीच में एक छोटी सी साइकिल ये बन जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। क्या रहता है, बैलेंस वो मेंटेन रहता है। ठीक, इतना समझ में आया कि कैसे ये मेंटेन रहता है। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, और मानव जो है इनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं।
ठीक, और बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार जो है इनके बीच का जो ये बैलेंस है ये मेंटेन रहता है। देखा जाए वास्तव में अगर, तो जंतु जो है वो पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते, बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। ठीक, क्योंकि पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो फिर मानव जो है या जंतु जो है वो कैसे जीवित रहेंगे। ठीक, इसीलिए जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ हमें लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ऑक्सीजन में भी तो कमी होगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रश्न है, क्वेश्चन है कि जो प्राणी यानी कि जितने भी जो एनिमल्स हैं हमारे या प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं, जल में रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, वो सांस कैसे लेते हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, कैसे लेंगे वो सांस, कि जल में ऑक्सीजन होती है घुली हुई। चलिए, वो सांस ऐसे ले पाते हैं क्योंकि जल में जो है ऑक्सीजन घुली हुई होती है। इसको हम कैसे बता सकते हैं, इसको हम एक प्रयोग से करते हैं। ठीक है, हम कोई बर्तन ले, ठीक है, कोई बर्तन ले और उस बर्तन में क्या ले लें, जल ले लें। ठीक है, पानी से उसको हम इस तरीके से फिल कर देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। तो हीट करने में हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छोटे छोटे बुलबुले हमें देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे बुलबुले हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो बुलबुले क्यों आते हैं, वो बुलबुले क्या दर्शाते हैं, उन बुलबुलों की मदद से हम ये जान पाते हैं कि जल में जो है वायु घुली हुई होती है, ऑक्सीजन घुली हुई है, क्योंकि वो छोटे छोटे जो बुलबुले हैं वो क्या है, वो ऑक्सीजन के ही तो बुलबुले हैं, वो वायु के ही तो बुलबुले हैं। ठीक है, तो इससे हम जान पाते हैं कि जल में जो है ऑक्सीजन घुली हुई होती है। इसीलिए जो हमारे जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, ये घुली हुई ऑक्सीजन को ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये चीज तो हो गई। अब दूसरा प्रश्न, मृदा में जो रहते हैं, मृदा में जो रहते हैं हमारे जीव, जो मृदा में रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, मृदा में रहने वाले जीव कैसे सांस लेते हैं, इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से करते हैं। हम क्या ले लें, एक बीकर ले लें, ठीक, और उसमें मिट्टी का एक ढेला डाल दें। क्या डाल दें, मिट्टी का एक ढेला डाल दें। ठीक, मिट्टी डाल दें। ठीक है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर भी हमें बुलबुले दिखाई देंगे। अब वो बुलबुले किस चीज के होंगे, वो बुलबुले क्या होंगे, मिट्टी में जो वायु है उसके बुलबुले होते हैं। ठीक है, यानी कि इससे हम क्या जान गए, इससे हमने क्या समझ लिया कि जो मिट्टी है उसमें भी ऑक्सीजन यानी कि वायु जो है वो घुली हुई होती है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये कैसी होती है, पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें क्या होती है, वायु होती है, जिसमें मिट्टी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं इसी वायु का उपयोग करते हैं अपने जीवित रहने के लिए। तो हमने देखा होगा जब अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है तो मिट्टी में रहने वाले जो केचुए होते हैं ना, अर्थ वॉर्म्स जो होते हैं, जो केचुए होते हैं वो हमें बाहर देखने को मिलते हैं। क्यों बाहर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिनके द्वारा ये अर्थ वॉर्म्स क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक, वो छेदों में क्या हो जाता है, बारिश का पानी भर जाता है। जब बारिश का पानी भर जाएगा तो ये अर्थ वॉर्म्स यानी कि जो केचुए हैं ये सांस कैसे लेंगे, इनको सांस लेने में परेशानी होगी। इसीलिए ये कहाँ आ जाते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं, धरती पर ही आ जाते हैं। फिर बारिश खत्म होने के बाद वापस अंदर चले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने दो चीजें यहाँ पर समझ ली हैं कि जल में और मृदा में रहने वाले जो जीव हैं वो जीवित कैसे रहते हैं, कैसे वो श्वास की प्रक्रिया करते हैं, कैसे वो ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जल में और मृदा में ऑक्सीजन क्या होती है, मौजूद होती है। इनको हमने कुछ प्रयोग से देख लिया है। चलिए, तो ये अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक, तो इसमें आपको सिंपल सी ये लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये लेयर्स आपको याद करनी है। सबसे पहले होती है हमारी सबसे नजदीक जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक, उसके बाद हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो इसको जो है हम इस प्रकार याद करते हैं। TSMTE, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इस प्रकार जो है इसका इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म ये याद करके हम जो है सारी लेयर्स के बारे में, जो हमारी वायुमंडल की जितनी भी लेयर्स होती हैं, परतें जो होती हैं, वो हम याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, जहां पर हम देख पा रहे हैं ये एक्टिविटीज होती है। फिर उसके बाद हमारे स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पर ये एक्टिविटीज होती है। मीजोस्फेयर, जहां पर ये एक्टिविटीज होती है। थर्मोस्फेयर और हमारी सबसे आउटर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? एक्सोस्फेयर। ज्यादातर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो सबसे इनर लेयर है वो क्या है, जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है। ठीक, तो इनर लेयर है ट्रोपोस्फेयर और आउटर लेयर है एक्सोस्फेयर। तो इस प्रकार आपको ये जो लेयर्स हैं ये याद कर लेनी है। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं और याद इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक विंड मिल, यानी कि पवन चक्की हम जिसे कहते हैं। अब आपने पवन चक्की तो देखी होगी इस प्रकार से, यानी कि विंड मिल तो देखा होगा। अब ये विंड मिल चलता किसकी मदद से है? वायु की मदद से चलता है। किसकी मदद से चलता है? वायु की मदद से चलता है। ठीक, चलिए अब विंडमिल के बारे में कुछ देख लेते हैं। अब विंडमिल इज अ स्ट्रक्चर दैट कन्वर्ट विंड पावर इनटू रोटेशनल एनर्जी बाय मींस ऑफ वेन्स कॉल्ड सेल्स और ब्लेड। यानी कि जो विंडमिल है ये क्या करता है? कन्वर्ट विंड एनर्जी, यानी कि जो विंड एनर्जी है, विंड की जो पावर है उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। विंड की जो पावर है उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसकी मदद से? इसके ये जो ब्लेड्स होते हैं ना, ब्लेड्स, जो ब्लेड्स हमें दिख रहे हैं, तो इन ब्लेड्स की मदद से ये जो है विंड को, है ना, विंड की जो पावर है उसको रोटेशनल एनर्जी में परिवर्तित करता है। अच्छा, ये जो है रोटेट कैसे करता है, यानी कि घूमता कैसे, किसकी मदद से? विंड की मदद से। यानी कि तेज हवा के कारण, है ना, तेज हवा जब आती है जिसको विंड कहते हैं, तो उससे जो है ये विंडमिल क्या करता है? घूमता है, रोटेट करता है। विंडमिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स एंड टू रन फ्लावर मिल्स। और एक विंडमिल यानी कि पवन चक्की जो है वो क्या करने के, पानी निकालने के लिए, यानी कि जो ट्यूब वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल से पानी निकालने के काम आती है। और आटा चक्की होती है जो हमारी आटा चक्की को चलाने के काम आती है, फ्लावर मिल्स यानी कि आटा चक्की। पहला काम क्या करती है ये? ट्यूबवेल से पानी निकालने का काम करती है। और दूसरा आटा चक्की को रोटेट यानी कि चलाने का काम भी ये करती है। अगला, विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी ये काम आती है। इलेक्ट्रिसिटी भी हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज विंड पंप, विंड टर्बाइन। और इसको जो है हम विंड पंप भी कहते हैं। विंड पंप भी कई लोग इसे कहते हैं। विंड टर्बाइंस भी इसे कई लोग कहते हैं। ज्यादातर आपने सुना होगा इसे विंड टर्बाइन भी कहा जाता है। पवन चक्की तो कहा जाता है, विंड मिल तो कहते ही है, लेकिन विंड टर्बाइन भी इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार ये होता है हमारा पवन चक्की का स्ट्रक्चर। पवन चक्की क्या करती है? जो हमारी विंड पावर होती है, विंड पावर को किस में परिवर्तित करती है? किस में परिवर्तित करती है? रोटेशनल एनर्जी में परिवर्तित करती है। ये रोटेट करके हमारे कई काम आती है, कई उपयोग आती है। एक तो ये ट्यूब वेल्स में से पानी निकालने के काम आती है, आटा चक्की चलाने के काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के काम आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम इससे जनरेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, इसे जो है विंड टरबाइन भी कह सकते हैं या विंड पंप भी कहा जाता है। तो ये था हमारा पवन चक्की के बारे में, विंड मिल के बारे में। आप समझ गए होंगे। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये होता है हमारा चैप्टर खत्म। यानी कि एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु।
कैसे होती है, वायु क्या होती है, ठीक है, क्या वायु के गुण होते हैं, ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने क्या पढ़े कि वायु के घटक क्या क्या होते हैं, क्या क्या मिलके जो है वायु बनती है। हमने तो ये कहा ना कि वायु क्या है भाई, गैसों का मिश्रण है। तो अब कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, क्या क्या इसके घटक हैं, तो इनके घटक जो भी जितने भी हैं उनको भी हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद ये घटक जो है कितने परसेंट एयर में है, यानी कि 100% एयर में कितने कितने प्रतिशत जो है ये घटक मिले हुए होते हैं, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये जो वायु है, वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो करते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना। तो इसमें जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो है हमारे वायुमंडल में किस प्रकार जो है ये बैलेंस होती है, किस प्रकार ये मेंटेन होती है, किस प्रकार ये बनी रहती है, इसका रेशियो बना रहता है। तो वो भी हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ लिया। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि कैसे जो है जल में रहने वाले जीव हैं या मृदा में रहने वाले जो जीव है वो कैसे यूज कर, मतलब वो कैसे जो है सांस लेते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया कि उनके वहां वहां क्या होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, जिससे कि वो सांस लेने की प्रक्रिया कंटिन्यू करते हैं। तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। लास्ट में हमने पढ़ा विंड मिल यानी कि पवन चक्की के बारे में, और जो हमारे वायुमंडल की जितनी भी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई परेशानी है या समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।